तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं नेटफ्लिक्स पर आए एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है जलंग पुलंग। जो लोग इंडोनेशियन हॉरर फैन हैं वो लोग इसका नाम पहले सुने होंगे। कुछ टाइम पहले इसकी क्लिप्स वगैरह भी वायरल हुई थी इंस्टा और शॉर्ट्स पर। मुझे भी इसके बारे में वहीं से पता लगा था। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1970 से होती है जहाँ पर हमें एक ट्रेजिक सीन दिखाया जाता है कि ईडा नाम की एक 4-5 साल की बच्ची थी, वो खत्म हो गई थी जिससे उसकी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। वो बिल्कुल टूट सी जाती है। फिर वो क्या करती है कि एक बड़ा सा नाइफ उठाती है और उसके फार्म हाउस में जितने भी जानवर बकरी वगैरह थे रोते रोते उन सबको उसी नाइफ से मार देती है। फिर उसके बाद वो एक बड़े से घर के सामने जाती है। उस घर में 3 जनों की फैमिली रहती थी। एक कपल था और उनकी एक बेटी थी। आज ही वो उसका चौथा जन्मदिन मना रहे थे। तीनों ही काफी खुश लग रहे थे। बाहर खड़ी वो औरत रोते हुए उन्हें देखती है और फिर वो क्या करती है कि घर के सामने जो बड़ा सा पेड़ था ना उसी पर फांसी लगाकर खत्म हो जाती है। देन कहानी अब यहाँ से 30 साल आगे जंप लेती है ईयर 2000 में और यहाँ पर हम अरुम नाम की लड़की को देखते हैं। तो अरुम अपने स्कूल में थी और वो बहुत खुश थी। अगले ही हफ्ते उसका बर्थडे था और वो खुश होकर सबको इन्वाइट कर रही थी कि सुनो अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, पार्टी में जरूर आना। अगल बगल वाले बच्चों को ये बोल देती है और फिर वो अपने आगे वाली लड़की को बुलाने लगती है कि सुनो। लेकिन जब वो पलटती है ना तो उसकी शक्ल में उसे भूत दिखाई देता है जिससे अरुम बहुत डर जाती है। लेकिन वो लड़की कोई भूत नहीं थी, वो तो एक नॉर्मल सी लड़की थी। वो और बाकी सब सोचते हैं कि इसे क्या हो गया, ये किसे डर रही है। लेकिन अरुम तो डर के मारे उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर वो हिम्मत करके सर उठाकर देखती है तो फिर से वही भूत दिखती है जो खतरनाक तरह से उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। अब तो अरुम बहुत पैनिक कर जाती है और कंपास उठाकर भूत पर अटैक कर देती है। लेकिन वो लड़की के बैक में लगता है। अरुम देखती है अरे ये क्या हो गया, भूत कहाँ गई। तो वो उसके बगल में खड़ी थी। अरुम फिर से उसके ऊपर कंपास चला देती है जो एक दूसरी लड़की के कंधे पर लगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि अरुम को बच्चों में बारी बारी से भूत दिख रहा था और बारी बारी उस सब पर कंपास चला दे रही थी और इस तरह वो काफी बच्चों को घायल कर देती है। अब इस घटना के बाद अरुम को सीधा रस्टिकेट कर दिया जाता है। उसकी माँ लास्तिनी को स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उसे सब बताते हुए वो खून से सना कंपास भी दिखाती है और कहती है कि खैर मनाइए कि हम पुलिस केस नहीं कर रहे, बस आपकी बेटी को निकाल रहे हैं। अब लास्तिनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अरुम को लेकर वहां से जाने लगती है और पीछे से सब बच्चे बोलते हैं कि पागल लड़की है ये तो, अच्छा हुआ इसको निकाल दिया। खैर लास्तिनी अरुम को लेकर अपनी बड़ी बेटी लिया के पास जाती है और यहाँ पर मैं बता दूं कि लिया जो है वो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है बल्कि वो अडॉप्टेड है। तो लास्तिनी लिया को सब बता देती है। इस पर लिया कहती कि अरे अरुम की प्रॉब्लम तो काफी सीरियस हो गई है, मेरे ख्याल से तो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना ही सही रहेगा। लेकिन ये सुनकर लास्तिनी भड़क जाती है और गुस्से में कह देती है कि तुम उसकी सगी बहन नहीं हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो, और नाराज होकर जाने लगती है। लिया कहती कि सॉरी माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन फिर लास्टिनी नहीं रुकती, वो आरुम को लेकर चली जाती है। फिर रास्ते में आरुम पूछती है कि मॉम दीदी क्या कह रही थी। लास्टिनी कहती कि बेटा कुछ नहीं, तुम्हें बस थेरेपी की जरूरत है, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन आरुम कहती कि क्या पता दीदी सही हो, मैं सच में पागल हो रही हूँ। लास्टिनी कहती कि नहीं बेटा ऐसे कुछ नहीं है, गलत बात मत सोचो और बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हें जो भी हुआ है उसका इलाज मैं करवाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगी, बस अपनी माँ पर भरोसा रखो। अब जाकर आरुम को तसल्ली होती है कि ठीक है मॉम, और खुद से मनाने लगती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। कि तभी भूत भी शीशे में आकर बोल देता है कि हाँ तुम ठीक हो जाओगी। काइंड ऑफ वो उसको मॉक करता है और फिर गायब हो जाता है। फिर आरुम अपने घर आती है जहाँ उसका छोटा भाई राम उसका वेट कर रहा था। उसे देखकर वो खुश होता है कि अब मैं दीदी के साथ खेलूंगा। लेकिन आरुम कुछ बोलती नहीं, चुपचाप अपने रूम में जाने लगती है। उसकी माँ राम को समझाती है कि बेटा दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें परेशान मत करना। राम सोचता है कि दीदी को क्या हो गया। फिर वो उसे देखने जाता है तो क्या देखता है कि आरुम अपना बस्ता उतारती है और मुंह के बल धम से बेड पर गिर जाती है। हम लोग भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं ना, थके मांदे आए और सीधा बेड पर गिर गए। लेकिन वो मुंह के बल पड़ी थी और बिल्कुल स्टिल थी, हिलडोल भी नहीं रही थी। राम तो डर जाता है कि दीदी को कुछ हो तो नहीं गया। फिर उसे देखने उसके पास जाता है कि दीदी दीदी। तो आरुम एकदम से पलट कर कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें। राम कहता है कि दीदी आप मेरे साथ खेलोगी नहीं। तो वो बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। दूसरी तरफ लास्तिनी अपने मरे हुए पति सूर्या की फोटो देख रही थी, उसे याद कर रही थी और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है 4 साल पहले 29 फरवरी 1996 में, जब आरुम का बर्थडे था और सब सही था। घर में सब बढ़िया से पार्टी वार्टी चलती है। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो जाता है। बच्चों को बाहर छोड़कर जब उसके डैड सूर्या वापस आते हैं तो देखते हैं कि अरे ये ऐसे क्यों बैठ गई चुपचाप। तो उसे देखने जाता है कि बेटा, उसके कंधे पर वो हाथ रखा ही था कि वो एकदम से पलटती है और चाकू मारकर उसका गला चीर देती है। उसका चेहरा भैया भूतिया हो गया था। उसे देखकर सूर्या समझ गया कि मेरी बेटी पर तो कोई शैतान कब्जा कर लिया है। वो फिर उस पर अटैक करने आती है, लेकिन अब सूर्या उसे रोक देता है और चाकू छीनकर पीछे ढकेल देता है। तभी लास्टिनी वहां पर आती है तो देखती है कि सूर्या घायल पड़ा था
और रही बात आरुम की, तो वो तो नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन सूर्य मरते मरते बताता है कि हमारी बेटी श्रापित है, तुम्हें इस श्राप को हटाना होगा, उसे ठीक करना होगा, सब कुछ मेरे डायरी में लिखा हुआ है। ये कहकर वो अपने प्राण त्याग दिया। इस घटना को 4 साल हो गए हैं, लेकिन लास्तिनी ने अभी तक डायरी निकालकर पढ़ी तक नहीं, क्योंकि सूर्या का कहना था कि हमारी बेटी पर कोई कर्ज लगा है जो हर 4 साल बाद उसके बर्थडे के टाइम एक्टिव होता है। अब आरुम का बर्थडे 29 फरवरी को पड़ता है, जो कि 4 साल के बाद ही आता था लीप ईयर पर, और तभी आरुम अजीब बिहेव करने लगती थी। लेकिन लास्तिनी भूत प्रेत शापित इन सब में यकीन करती नहीं थी। उसे तो लगा कि आरुम को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई होगी, जिसमें पैनिक होकर वो गलती से सूर्या पर अटैक कर दी। लेकिन उस घटना के बाद फिर वो ऐसा कुछ अजीब नहीं की। पिछले 4 साल से वो बिल्कुल ठीक थी, इसलिए लास्तिनी भी डायरी खोलकर नहीं देखी। लेकिन इस साल जब फिर से उसका बर्थडे करीब आने को है, तो फिर वो अजीब बिहेव कर रही है। तब लास्तिनी को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, और अब जाकर वो डायरी निकालकर पढ़ती है, जिसमें कि 2-3 तांत्रिकों के नाम लिखे थे। और सूर्या ने यह भी लिखा था कि आरुम का इलाज उसके अगले बर्थडे से पहले करना होगा, नहीं तो कर्ज पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाहर आरुम राम के साथ खेल रही थी, उसे झूला झुला रही थी। वो जो गोल वाला झूला होता है उसमें घुमा रही थी कि तभी अचानक उस पर पता नहीं क्या सवार हो जाता है। वो पागल सी हो जाती है और झूले को फुल स्पीड से घुमाने लगती है, जिससे राम घबरा जाता है कि अरे दीदी, दीदी बहुत तेज है, दीदी रोको, मुझे डर लग रहा है दीदी। लेकिन वो नहीं रुकती। फिर वो मम्मी मम्मी करके चिल्लाने लगता है। लास्तिनी सुनती कि अरे ये तो राम की आवाज है। फिर वो बाहर जाकर देखती कि झूला बहुत तेज तेज घूम रहा था। अंदर बैठा राम डर के मारे चिल्ला रहा था और आरुम वहीं खड़ी हंस रही थी। फिर वो तुरंत आकर खुद अपने हाथ से झूला रोकती है, जिसमें कि उसका हाथ भी कट जाता है। लेकिन वो इसे अवॉइड करके पहले राम को संभालती है। इतने में ही आरुम भी होश में आ जाती है कि अरे ये मैं क्या कर रही थी। वो कहती सॉरी मॉम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। खैर उसकी माँ तो सब समझ ही चुकी थी। वो कहती हमें जल्दी ही इस चीज का इलाज करना होगा, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी निकलेंगे, वक्त बिल्कुल नहीं है। फिर वो राम को लेकर चली जाती है। तभी हम देखते कि आरुम की बैग से खून निकल रहा था। दूसरी तरफ लास्तिनी सूर्या की फोटो से बात कर रही थी कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना। अब मुझे यकीन हो गया है कि कर्ज वाली बात सही है। अब मैं इसका प्रॉपर क्योर ढूंढ कर रहूंगी। इसके बाद वो दोनों बच्चों को लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी लिया जाती है, कहती कि मॉम आपसे बात करनी है। लास्तिनी उसे साइड में लेकर जाती है। सबसे पहले तो लिया माफी मांगती है कि सॉरी मॉम, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना। लास्तिनी कहती है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि राम और आरुम से। लिया कहती कि आप आरुम को ओझा के पास लेकर जा रही है ना, लेकिन मुझे लगता है कि उसे इससे ज्यादा मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। लास्तिनी कहती कि बेटा अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये कर्ज रियल है और मैं नहीं चाहती कि अब और कुछ भी बुरा हो। लिया कहती कि ठीक है मॉम, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। बस फिर क्या था, लिया भी उसके साथ ही चलती। रास्ते में राम और लिया मिलकर गाना गाने लगते हैं, मूड को लाइट करने के लिए, जो कि काम भी करता है क्योंकि ये गाना सबका फेवरेट था। तो सफर के दौरान अभी तक तो सब सही रहता है, मतलब कुछ भी भूतिया नहीं हुआ था। फिर रात के वक्त लिया और राम सो गए थे। अब सफर के दौरान तो वैसे ही बहुत भयंकर नींद आती है, लेकिन आरुम जो थी वो जागी हुई थी, वो परेशान जो थी, ऐसे में भी उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी रास्ते में अचानक उसे कुछ दिखता है भूत जैसा। वो डर जाती है। मिरर में लास्तिनी उसे डरते हुए देख लेती है, पूछती कि बेटा क्या हुआ। लेकिन आरुम कुछ नहीं बताती क्योंकि वो खुद ठीक से नहीं देख पाई थी कि वो क्या था, इसलिए कहती कि नहीं कुछ नहीं मॉम। तभी इसके बाद ना एक भूतिया बच्चा आकर खिड़की पर जोर से हाथ मारता है। अब इस बार तो आरुम बहुत डर जाती है। इस बार वो बता देती है कि मैंने कुछ देखा, लेकिन सिर्फ वही देखी थी, किसी और को नहीं दिखा था। तो लास्तिनी उसे समझाती कि बेटा कुछ नहीं है, डरो मत, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, सब ठीक हो जाएगा। लिया उसको पानी वानी पिलाकर कैसे भी शांत करती है। और फिर इसके बाद वो लोग उस ओझा तक पहुंच जाते हैं, जिसका नाम था रुस्तम। लास्तिनी उससे बात ही कर रही थी कि तभी राम को ना एक नंबर लग जाती है। वो कहता है कि माँ मुझे सुसु जाना है, जिस पर रुस्तम का जो असिस्टेंट था वो उसे पीछे जंगल की तरफ का रास्ता बताता है। तो आरुम भी उसके साथ जाती है। इधर लास्तिनी की सब बातें सुनने के बाद रुस्तम पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि मैं आरुम को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, लेकिन बदले में वो बड़ी फीस मांगता है और लास्तिनी इसके लिए राजी भी हो जाती है। दूसरी तरफ राम को जोर की लगी थी, वो आगे आगे भाग रहा था और आरुम से काफी आगे निकल जाता है। आरुम को अचानक से कमजोरी फील होने लगती है। वो बस ये बोलती रह गई कि मत भागो, रुक जाओ, लेकिन वो तो पता नहीं कहाँ निकल गया। तभी वहां पर उसे कोई बच्चे का भूत दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि रुस्तम एक बुरा आदमी है। वो डार्क रिचुअल्स करता है, जिसमें वो छोटे बच्चों को उसकी भेंट चढ़ा देता है। वो भूतिया बच्चा आरुम को इसका विजुअल भी दिखाता है, जिसमें वो रिचुअल के बाद बॉडी बैग में डालकर दफना रहा था। दूसरी तरफ रुस्तम इन लोगों से कहता है कि आप निश्चिंत रहिए, अब मैं जाकर अपना रिचुअल स्टार्ट करता हूँ। उसके जाने के बाद लिया कहती कि मॉम मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा सा रहा है, किसी दूसरे ओझा के पास चलते हैं। और इधर बाहर जो है रुस्तम रिचुअल शुरू कर दिया था। तभी इसी दौरान ना उसे जंगल से आवाज आती है भूत की। फिर वो जंगल की तरफ देखने जाता है तो वहां आरुम खड़ी थी पीछे मुंह करके, यानी वो पदस्थ हो चुकी थी। फिर वो पलटती है भयानक सा चेहरा लेकर
और उत्तम को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। तभी बाकी सब भी आकर ये देख लेते हैं और वो सब पहली बार आरुम का एक भूतिया रूप देखे थे, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। वो भूत उसे अपने हाथ से उठा रखी थी और कहती है कि अरे ये तो मुझसे भी बड़ा शैतान है, अब तो ये गया। लास्टिनी कहती है बेटा छोड़ दो उसे, लेकिन वो उसकी बेटी थोड़ी ना थी, वो तो कोई इवल स्पिरिट थी। उनके सामने ही वो उसे पेट पर दे मारती है, जिसकी नुकीली टहनी उसके आर पार हो जाती है और वो ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद आरुम तुरंत बेहोश हो जाती है। फिर रास्तिनी आरुम को उठाकर कार में डालती है और उसे लेकर दूसरे ओझा के पास जाने लगती है। इस बार उन्हें लंबा ट्रेवल करना पड़ता है, जिसमें पूरा एक दिन निकल जाता है और आज 25 तारीख हो गई थी, मतलब इनके पास अब 4 दिन बचे थे। तो इस बार लास्तिनी आरुम को रूहाना नाम की ओझा के पास लाई थी, जो अपने नाम की तरह ही रूहानी ताकतों से डील करती थी। फिर रूहाना उस पर कुछ रिचुअल वगैरह करती है। इसके बाद वो लास्तिनी को बताती है कि ये जो भूत है, ये कर्स है, ये बहुत पुराना है, काफी पहले से लास्तिनी की फैमिली से जुड़ा हुआ है। फिर वो लास्तिनी से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो, लंबी सांस लो और अपने अतीत की गहराइयों में चली जाओ, याद करो। फिर वो याद करने की कोशिश करने लगती है और अब यहाँ पता चलता है कि वो जो बड़े वाले घर में जो बच्ची थी ना, जिसका चौथा जन्मदिन मनाया जा रहा था, वो ही लास्तिनी थी और वो दोनों उसके मॉम डैड थे। और जो औरत खिड़की से उन्हें देख रही थी, उसका नाम था मार्सिना। वो इनके घर के बाहर फार्म हाउस में अपनी बेटी ईडा के साथ रहती थी, वही ईडा जो स्टार्टिंग में खत्म हो गई थी। लास्तिनी बचपन में अक्सर उनसे मिलने आती थी, ईडा के साथ खेलती वेलती थी, तो इतना तो लास्तिनी याद कर ली थी। लेकिन रूहाना कहती कि और गहराई में जाओ। फिर वो और गहराई से सोचती है, जिसमें उसे याद आता है कि जब वो अपने माँ बाबा के साथ कार में कहीं जा रही थी, उसी वक्त यही भूत जो इन्हें तंग कर रही है अचानक कार पर चढ़ गई, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में लास्तिनी तो बच गई, लेकिन उसके माँ बाबा की मौत हो गई और तब एक आदमी आकर लास्तिनी को ले गया था। लेकिन इस घटना ने लास्तिनी के दिमाग पर बुरा असर डाला था। उसकी याददाश्त चली गई थी, तो उसे अपने पास्ट के बारे में, अपने फैमिली के बारे में ठीक से याद नहीं है। लेकिन उसे जितना भी याद आया था, उसके बेस पर रूहानी बताती है कि वो भूत, वो एंटिटी जो कर्स बनकर उसकी फैमिली पर लगी है, वो मार्सिना ही है, जो उसके घर के सामने वाले पेड़ पर फांसी लगा ली थी। लेकिन मार्सिना ऐसा कर क्यों रही है, तो इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। खैर, दूसरी तरफ आरुम को बांध के रखा गया था। वो राम से कहती कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे खोल दो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मॉम ने मना किया है। तभी वहां पर मार्सिना का भूत आता है। वो राम से कहती कि राम, तुम एक अच्छे भाई हो ना, तो जाओ अपनी बहन की मदद करो, जाओ। फिर राम चला जाता है और आरुम को खोल देता है। आजाद होते ही वो भूत बनकर राम को डरा देती है। डर के मारे राम जोर से चीखता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। वो इतनी जोर से चीखा था कि लास्तिनी भी सुन ली थी। फिर वो राम को देखने आती है, भागकर उसे संभालती है। दूसरी तरफ पोजेस्ड आरुम वहां एक आदमी पर अटैक करती थी और उसका गला दबाकर उसे जान से मार देती है। तभी रूहानी आकर ये देख लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर अपने दांतों से उसकी 2 उंगलियां काट लेती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। इसी बीच वो कांच का कोई वास उठा ली थी। लास्तिनी और लिया भी उसके पीछे भागते हैं, तो रुक जाती है। फिर उन्हें दिखाकर वो वही वास पटक कर तोड़ देती है और उसके टूटे हिस्सों पर चलती हुई आगे निकल जाती है, जिससे आरुम के जो पैर हैं वो लहूलुहान हो जाते हैं। और फिर वो पलटकर बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें देखती है, जैसे कि वो उन्हें चिढ़ा रही हो। और तभी पीछे से एक ट्रक आ रहा था। ये लोग डर जाते हैं, कहते हैं हट जाओ वहां से। तो वहां से हटने के बजाय वो उस पर अपना सर दे मारती है और बेहोश होकर गिर जाती है। लास्तिनी और लिया भागकर उसे देखने जाती है। आसपास के लोग भी मदद के लिए आते हैं। फिर इन सब के बाद रूहाना की असिस्टेंट आरुम को एक पेंडेंट पहनाती है, यह कहकर कि ये इसे टेम्पररी प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बर्थडे वाले दिन के पहले तक। बर्थडे वाले दिन मार्सिना बहुत पावरफुल होगी, फिर ये काम नहीं करेगा। इस पेंडेंट की पावर से एक हेल्प और होगी कि ये लास्तिनी की मेमोरीज को रिकवर करने में भी हेल्प करेगा। और फिर रूहाना की असिस्टेंट कहती है कि वो बस इतना ही कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। अब सूर्या की डायरी में सिर्फ 3 ओझा के नाम थे, जिसमें 2 को ट्राई कर चुकी थी और अब वो आरुम को तीसरे ओझा के पास लेकर जाने लगती है, और वो भी बहुत दूर था। लंबा सफर तय करते करते रास्ते में एक जगह रुककर ये लोग सो जाते हैं। तभी आरुम की आंख खुलती है तो देखती है कि बाहर उसके डैड की आत्मा खड़ी थी और बिना कुछ बोले वो वहां से चला जाता है। डैड को अचानक देखकर आरुम इमोशनल हो जाती है और तुरंत कार से निकलकर उनकी तरफ भागती है। और तभी अचानक उसे वही विजन आता है जिसमें अपने डैड पर चाकू से अटैक कर दी थी, और उसके अगले ही पल वो घबराकर उठ जाती है। उसे भी नहीं पता था कि वो ही अपने डैड को मारी थी, क्योंकि वो तो पजेस थी। लेकिन मार्सिना के भूत ने उसे सपने के जरिए दिखा दिया था परेशान करने के लिए, और वो हो भी जाती है। कहती कि डैड को मैंने मारा था, मैं हूँ उनकी कातिल। तब लास्तिनी जैसे तैसे तो संभालती है कि बेटा शांत हो जाओ। फिर इसके बाद वो उसे तीसरे ओझा दरजत के पास लेकर जाती है, और आज 26 तारीख हो गई थी। ये लोग जब दरजत के आश्रम पहुंचते हैं और लास्तिनी उनके लोगों से दरजत के बारे में पूछती है, तो वो लोग कहते हैं कि आप लास्तिनी हो ना। लास्तिनी चौंक जाती है कि आपको कैसे पता, अभी तो मैंने अपना नाम बताया भी नहीं।
तो वो लोग कहते हैं कि गुरुजी काफी टाइम से आप ही का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पता था कि आप आएंगी। तो द्रजत भी यही कहता है कि मैं तो तुम्हारा सालों से इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आई हो। जिस पर लास्टिनी कहती कि सॉरी, पहले मैं इन सब चीजों में नहीं मानती थी। द्रजत कहता कि मैंने तुम्हारे पति को प्रॉमिस किया था कि मैं आरम को कर्ज से फ्री करवाऊंगा। कब से मैं इसकी पूरी तैयारी करके रखा हूँ। वैसे बहुत देर कर दी तुमने आने में। हमारे पास अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगर अभी इस मार्सिना को नहीं रोका तो 2 दिन बाद वो शैतान आरम की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी और फिर उस शैतान को खत्म करने के लिए मजबूरन मुझे उसकी होस्ट यानी आरम को खत्म करना पड़ेगा। ये सुनकर लास्टिनी घबरा जाती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। द्रजत कहता है कि घबराओ मत, मैं भी तुम्हारी बेटी को मरने नहीं दूंगा। फिर इसके बाद रिचुअल शुरू होता है। आरम को एक बड़ी सी सफेद पोशाक पहनाकर लाया जाता है। फिर द्रजत उसे बीच में बैठाकर उसके ऊपर एक केच डालकर उसे सफेद चादर से ढक देता है। तभी लास्टिनी देखती है कि लिया भी सेम टाइप की पोशाक पहन रखी थी। वो पूछती कि तुमने ये क्यों पहना है? तो वो कहती कि पता नहीं, ये लोग मुझे ये पहनने को दिए और मैंने पहन लिया। फिर जब रिचुअल शुरू होता है तो लिया को अचानक कुछ होने लगता है और फिर उसके मुंह से कुछ काला काला निकलता है। ये देख लास्टिनी घबरा जाती है कि ये सब क्या चल रहा है, अब मेरी दूसरी बेटी को क्या हो गया। जिस पर द्रजत यहाँ पर रिवील करता है कि वो आरम के अंदर के भूत को निकाल कर लिया की बॉडी में डाल रहा है। यही तरीका है आरम को बचाने का और यही डील हुई थी मेरे और तुम्हारे पति के बीच। वो इस लड़की को यानी कि लिया को अडॉप्ट ही इसलिए किया था, लेकिन तुमने आने में इतनी देर कर दी कि वो इतनी बड़ी हो गई। मतलब द्रजत की नजरों में लिया बस एक बलि का बकरा थी जिसे लास्टिनी पाल पोस कर बड़ा कर दी थी और इसलिए लास्टिनी के लिए वो भी उसकी बेटी थी और उसके लिए दोनों बेटी बराबर थी। वो साफ मना कर दी कि मैं अपनी एक बेटी को बचाने के लिए दूसरी बेटी को मरने नहीं दूंगी। अब वो रिचुअल को इंटरप्ट कर दी थी जिससे गड़बड़ हो गई। द्रजत टोकरी हटाकर देखता है तो वो खाली थी। भूत आरम के साथ गायब हो गई थी और फिर वो एक एक करके उसके सभी लोगों को मार देती है। लिटरली मौत का टांटा मचा देती है और एंड में वो द्रजत को भी मार देती है। भयानक मैसेकर होता है वहां पर। इसके तुरंत बाद आरम को होश आता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने उन सबको मारा है। वो रोने लगती है कि मैं कातिल हूँ, मैंने सबको मारा, अपने पिता को भी मैंने मारा। फिर लास्टिनी उसे जैसे तैसे संभाल कर कार में बैठाकर चल दी। अब वो चल तो दी थी लेकिन जाए कहाँ। उसकी आखिरी होप तो द्रजत था, वो भी खत्म हो गया। तो अब वो बेचारी कहाँ जाती, वो यही सोच रही थी। तभी उसकी नजर गाड़ी में टंगे अपने दादा के लॉकेट पर पड़ती है और फिर उसे कुछ याद आता है कि जब उसके माँ बाप की मौत हो गई थी तो उसके दादा दादी उसको अपने साथ ले गए थे और फिर वही उसको रेज किए। और जो लास्टिनी का घर था, उसके पिता का घर था, उसके केयर टेकिंग का जिम्मा वो लोग सुबागिर को दे दिए थे जो कि ड्राइवर था वहां पर। और घर की चाबी दादा लास्टिनी को दे दिए थे, जो चाबी वो दादा की फोटो के साथ जो लॉकेट था ना उसके अंदर डाल रखी थी। तो अब उसे समझ में आता है कि उसे कहाँ जाना है। अब वो जाती है अपने घर और आज 28 तारीख हो गई थी। खैर लास्टिनी जो है बच्चों को लेकर घर के अंदर जाती है। वहाँ जो फोटोज वगैरह थी उसके पिता की, उसकी माँ की और मार्सिना की भी, उसे देखकर उसे और बातें याद आती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो मार्सिना थी ना वो उसके पिता की पहली पत्नी थी। पूरा सीन ये है कि उसके पिता इस जगह के काफी अमीर और जाने माने व्यक्ति थे। अब उन्हें यहाँ पर एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था मार्सिना। तो मार्सिना से शादी कर ली। शुरू में तो मार्सिना से बहुत प्यार करता था। मार्सिना भी काफी खुश थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब मार्सिना ने एक डिसेबल्ड बच्ची को जन्म दिया तो वो उससे चिढ़ गया। उस बच्ची के हाथ पैर ऐठे हुए थे, जैसी सुमाला थी ना बिल्कुल वैसे ही। तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया और मार्सिना को भी काफी खराब सुना दिया कि मुझे पहले पता होता कि तुम्हारे ऐसे जीन्स हैं, गंदे बीमारी वाले, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। बताओ तुमने ऐसा बच्चा पैदा किया, बीमारी वाला। इसके बाद फिर वो तुरंत दूसरी शादी कर लिया और उसकी जो नई पत्नी थी उसने जो बच्चा जन्म दिया तो बिल्कुल हेल्दी बच्ची थी और यही बच्ची थी लास्टिनी। फिर वो अपनी जो नई पत्नी है और अपनी बेटी लास्टिनी पर भर भर के प्यार लौटाया। और जो उसकी पहली पत्नी थी, उसकी जो बेटी थी बेचारी डिसेबल्ड, उसको बिल्कुल अबेंडन कर दिया। वो बेचारी अपनी बच्ची के साथ बाहर फार्म हाउस में रहती थी बकरी वकरी के साथ। फिर जो लास्टिनी थी ना, जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसका भी मन करता था कि अपनी दूसरी माँ से मिलने का, अपनी बहन से मिलने का, उसके साथ खेलने का। लेकिन जब भी उनके पास जाती थी या मार्सिना उसको प्यार करने उसके पास आती थी तो उसके पिता उसको रोक देता था। मार्सिना के मुंह पर ही उसे यह कहकर बेइज्जत करता था कि अरे बेटा उनके पास मत जाओ, वो लोग गंदे लोग हैं, बीमारी वाले, तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। इस तरह मार्सिना की लाइफ बिल्कुल जहन्नुम जैसी बना दिया। मार्सिना बेचारी कुछ नहीं कर पाई, चुपचाप सब सहती चली गई। वो अकेली अपनी बीमार बेटी को संभालती थी। उसके पति ने उसका इलाज करवाने में किसी भी चीज में उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की और बीमारी से बेचारी ईडा जो है वो मर गई। फिल्म की ओपनिंग सीन में हमने यही देखा था जब ईडा मर गई थी और दुखी होकर मार्सिना फांसी लगा ली थी। अब लास्टिनी को इस कहानी के साथ एक और बात याद आती है कि जो सुबागिर था ना, वो ड्राइवर जिसे लास्टिनी सुबागिर चाचा कहकर बुलाती थी, उसमें कुछ तो झोल था
क्योंकि वो अक्सर नोटिस करती थी कि जब भी ये ईडा के पास खेलने जाती थी तो सुबागिर अक्सर वहां मार्सिना से मिलने आया करता था। मतलब इनका कुछ तो था, ऐसा उसे लगता था। अब उसको ये बात याद आ गई थी। लास्तिनी ने अब ये सोच लिया था कि अब मैं सुबागिर चाचा से जाकर बात करूंगी, माजरा क्या है। लेकिन जाने से पहले वो आरुम को बेड से बांध देती है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। मार्सिना की आत्मा की जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो उसे बेड से बांध देती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है और अपने बच्चों को समझाती है, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, कुछ भी हो जाए चाहे, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी और सब सही कर दूंगी, बस तुम लोग हिम्मत रखना। ये उनको समझाकर वो चली गई। फिर आसपास के लोगों से सुबागिर का एड्रेस पता की और फिर सुबागिर चाचा के घर गई जो कि अब बुढ़ा गए थे। लास्तिनी तो उसे सीधा कहती कि मेरे माँ बाप की मौत के पीछे आप थे ना, मैंने आपको उस दिन वहां पर देखा था जब एक्सीडेंट हुआ था, मुझे सब याद आ गया है। तो वो आदमी था ना जो एक्सीडेंट के बाद वहां पर मौजूद था और लास्तिनी को वहां से ले गया था, वो सुबागिर ही था जिसकी शक्ल अब लास्तिनी को याद आ गई थी। पहले उसकी मेमोरी गड़बड़ थी ना तो उसे ठीक से क्लियर नहीं था, लेकिन अब हो गया था। और बताती है कि मुझे ये भी याद आ गया है कि आप मार्सिना के पास अक्सर जाते थे मिलने के लिए, क्यों, आपका और उनका क्या संबंध था। तब सुबागिर बताता है कि वो मार्सिना से प्यार करता था बहुत पहले से, जब मार्सिना की शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन उसका जो बॉस था ना, मतलब लास्तिनी का पिता, उसको भी मार्सिना पसंद आ गई। अब वो ठहरा बहुत पैसे वाला, तो सुबागिर के ऊपर मार्सिना लास्तिनी के डैड को चुनी। इसका बॉस मार्सिना से शादी कर लिया और ये देखता रह गया। अब ये मार्सिना से ना सच्ची मोहब्बत करता था, तो ये सोचकर तसल्ली कर लिया कि मार्सिना की शादी एक बड़े घर में हुई है तो वहां पर वो खुश रहेगी। तो मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो दुआ है हमारी। ये गाना गाकर वो रह गया। लेकिन हुआ क्या, इसके पिता ने मार्सिना के साथ कैसा बर्ताव किया, वो तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दिया। उसकी बेचारी बेटी बीमारी से मर गई और मार्सिना भी रोती बिलखती खुद को खत्म कर ली। ये चीज ना इसको बर्दाश्त नहीं हुई। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब मैं उस कमीने और उसके खानदान को खत्म कर दूंगा। अब वो ड्राइविंग भले ही करता था लेकिन उसको तंत्र मंत्र और काले जादू का भी ज्ञान था। फिर उसने लास्तिनी के पिता और उसके पूरे परिवार पर बहुत ही खतरनाक काला जादू किया। जैसे होता है ना कि किसी को बर्बाद करने के लिए या मारने के लिए किसी एंटिटी को बुलाकर उस पर छोड़ा जाता है, कोई भूत प्रेत या जिन। लेकिन ये किसी को नहीं बुलाया, ये डायरेक्ट मार्सिना की आत्मा को ही समन किया, क्योंकि बदले के लिए तो उसकी आत्मा भी तड़प रही थी। और उसके बाद मार्सिना जो है बहुत ही भयानक रूप में वापस आई, एक चुड़ैल बनकर। अब वो मार्सिना वगैरह कुछ नहीं थी, उसकी सब इनोसेंस खत्म हो गई थी। अब वो तो थी बस बदला, वेंजेंस। जैसे नया बैटमैन आया था ना, उसका डायलॉग था आई एम वेंजेंस। लिटरली वही डायलॉग इसके ऊपर लगा दो, बस बदला और मौत का साक्षात रूप बन गई थी अब वो। और फिर क्या था, सबसे पहले तो उसने लास्तिनी के माँ बाप को मारा और वो यहीं पर नहीं रुकी बल्कि पूरी फैमिली के लिए कर्ज बन गई। जैसे वीराना मूवी में थी ना नकिता चुड़ैल, जो कहती थी कि मैं महेंद्र प्रताप और उसके पूरे खानदान को मार डालूंगी, जिसका लक्ष्य था। जैसे वो जास्मिन को पोजेस कर लेती थी, सेम जो है आरुम के साथ हो रहा था। मार्सिना उसको पोजेस कर ली, उसको वेसल बना ली। जो भूत होते हैं वो बॉडी को दो तरह से यूज करते हैं, एक होता है वेसल और एक होता है होस्ट। जब वो किसी को वेसल बनाते हैं तो उसकी बॉडी में आते हैं जाते हैं, ये टेम्परेरी होता है। और होस्ट बनाने का मतलब है कि परमानेंट उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। तो आरुम का बर्थडे जब भी करीब आता था, ये अक्सर उसको वेसल बना लेती थी, किसी पैरासाइट की तरह उसके फियर और उसके नेगेटिव इमोशंस पर फीड करती थी। इसके अलावा वो सीन था ना जिसमें आरुम की बैग से खून निकल रहा था, तो उस समय वो आरुम पर चिपटी हुई थी और अपने लंबे लंबे नाखून उसकी पीठ में धसा रखी थी। इन सब से वो अपनी पावर्स बढ़ाती थी और आरुम को कमजोर करती थी। फिल्म में हमने सीरीज बाय सीरीज देखा भी है कि कैसे उसकी पावर्स जो है वो बढ़ रही हैं, कैसे वो और खतरनाक और डेडली होती जा रही है। दर्जत की यहाँ तो पूरा मैसेकर मचा दी थी। रूहाना का पेंडेंट तक बहुत जल्दी बेसर हो गया। नाउ बैक टू द स्टोरी। सुबागिर की सच्चाई जानकर लास्तिनी को तो उस पर बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बेचारी बच्ची की क्या गलती थी इसमें, उसने क्या किया था, तुमने तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। वो इस ब्लैक मैजिक को काटने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरुम को मार्सिना फिर से पोजेस कर लेती है और अभी उसके बर्थडे को सिर्फ 1 घंटा रह गया था। तो आरुम अब यहाँ पर जोर से कांपने लगती है और फिर वो हवा में फ्लोट करने लगती है, उछलकर दीवार पर चढ़ जाती है और दरवाजा जोर से पीटने लगती है। बाहर लिया और राम समझ जाते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। अब उनकी माँ तो दरवाजा खोलने को मना की थी तो ये लोग नहीं खोलते। लेकिन आरुम यहाँ पर दरवाजे से आती भी नहीं, वो तो वहां से छत में घुसकर चलने लगती है और छत फोड़कर इनके सामने कूदती है सीधा नीचे। उसे देखकर तो लिया को लगा कि मानो मौत को देख लिया हो। कुछ पल के लिए तो जड़ सी हो जाती है, लेकिन तभी उसे राम का ध्यान आता है तो वो वहां पर नहीं था, वो तो पहले ही डर के भाग गया था। फिर लिया भी वहां से भाग जाती है और राम को ढूंढने लगती है कि भाई तू कहाँ है। तो उस सामने वाले रूम से आवाज लगाता है कि दीदी मैं यहाँ हूँ। लिया तुरंत वहां देखने जाती है जहां पर फाइनली राम उसे मिल जाता है। कहती है भाई तू ठीक है। और फिर इसी रूम में मार्सिना दोनों को बंद कर देती है।
देन इसके बाद लास्टनी वहां आती है तो सामने ही पोजेस्ड आरुम को देखती है और उसे पुकारती है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करती और सीधा जंगल की तरफ भागने लगती है। फिर लास्टनी भी उसके पीछे भागती है और अब आरुम के बर्थडे में सिर्फ 30 मिनट रह गए थे। लास्टनी जंगल में उसे हर तरफ ढूंढती है और फिर वो मिलती भी है तो घायल, खून से लथपथ, और फिर लास्टनी के सामने ही वो मर जाती है। लेकिन अगले ही पल आरुम की बॉडी गायब हो जाती है, सिर्फ खून था वहां पर। असल में आरुम वहां पर थी ही नहीं, वो सब असली था ही नहीं, ये मार्सिना का माया जाल था। फिर वो ऊपर पेड़ से आती है, लास्टनी को हॉन्ट करती है और गायब हो जाती है, जिस पर लास्टिना पागलों की तरह चिल्लाती है कि मार्सिना, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। इसी दौरान वो एक खाई के पास पहुंचती है जहां पर आरुम खड़ी थी और ये वाली असली थी जो अभी भी मार्सिना के पोजीशन में थी। मार्सिना उसे लेकर नीचे कूदने वाली थी, लेकिन तभी अचानक सुबागीर एंट्री मार देता है। वो किसी तरह उस पर काबू पा लेता है और नदी में ले जाकर रिचुअल करके मार्सिना की आत्मा को आरुम की बॉडी से निकाल देता है। फिर कहता है कि भागो यहाँ से जल्दी, उसकी आत्मा अभी भी यहीं पर है। फिर वो लोग वहां से भागते हैं, लेकिन सुबागीर पकड़ा जाता है। उसका पैर पकड़कर वो नीचे खींच लेती है। दूसरी पर लास्टनी के हाथ कुछ लगता है तो सुबागीर का सर था, जिससे घबरा कर वो उसे फेंक देती है और तभी वो देखती है कि आरुम सतह तक पहुंच गई थी। ये देख उसकी जान में जान आती है और फिर वो भागकर आरुम को गले लगा लेती है। कहती है कि बेटा घबराओ मत, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा उसे लग रहा था, ब्लैक मैजिक अभी भी एक्टिव था। बर्थडे वाला टाइम अभी गुजरा कहाँ था, वो तो अब आ रहा था और उसी के साथ मार्सिना भी आ रही थी आरुम पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए, अपना होस्ट बनाने के लिए। लेकिन ऐन वक्त पर लास्टिनी आरुम को हटाकर खुद सामने आ जाती है और एक्सीडेंटली वो होस्ट बन जाती है। इस तरह वो आरुम के बदले लास्टिनी की बॉडी में जिंदा हो जाती है। लेकिन मकसद अभी भी वही था, आरुम को मारना। एक पत्थर लेकर वो उसे मारने आती है, लेकिन लास्टिनी उसे रोक देती है। अंदर ही अंदर वो उसे लड़ रही थी, लेकिन कब तक। जल्दी मार्सिना उस पर हावी होकर आरुम को मार देती। तो अब अपनी बेटी को बचाने के लिए वो क्या करती है कि वही पत्थर पर सिर पटक पटक कर खुद को खत्म कर लेती है, क्योंकि दरजत बोला था कि अगर मार्सिना आरुम को होस्ट बना ली तो उसे खत्म करने के लिए आरुम को मारना पड़ेगा। लेकिन होस्ट तो लास्टिनी बन गई थी, इसलिए वो खुद को खत्म कर ली। उसी के साथ मार्सिना भी खत्म हो गई और ब्लैक मैजिक का असर भी खत्म, और अब जाकर आरुम और बाकी सब सेफ हैं। लेकिन इसके लिए लास्टिनी को अपनी जान देनी पड़ी और कोई तरीका था भी नहीं। सुबागीर इतना खतरनाक तंत्र किया था कि इसकी कोई काटे नहीं थी। दरजत को भी ये बात पता थी, इसलिए उस सूर्य को ये बताया था कि इसका एक ही तरीका है, ये बला जो है किसी और को पास कर दो। इनफैक्ट सुबागीर जो खुद इस तंत्र को किया था, वो भी इसे चाह कर भी पूरी तरह नहीं काट पाया, खुद खत्म हो गया। तो है ना ये डरावना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।